नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्थी हेल्प लाइव सेशन में, जहां आपकी उलझनों को दूर करने की हमारी कोशिश होती है एकदम सरल और आसान भाषा में। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुंच रहा होगा या आप देख रहे होंगे, उस दिन हम लंदन की गलियों में भटक रहे होंगे, लेकिन मेरे किसी भी ट्रैवल प्लान की वजह से सवाल जवाब का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, इसलिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपके और मेरे ऑल टाइम फेवरेट पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी के साथ। हमने सवाल लिए हैं हर प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, जीमेल, इंस्टा, जहां जहां आपने सवाल किए वहां से हमने 10 सवाल उठाए हैं। इसलिए जवाब बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं सवालों के जवाब में आपके सवाल के जवाब भी छिपे हुए होंगे। वक्त जाया नहीं करते हैं और यहाँ पर ऐड करते हैं हेमंत सर को क्विकली। नमस्ते सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही, थोड़ा तेज बोलेंगे, ऊंचे थोड़ा सा। अभी ठीक है। हाँ जी। ओके। तो हम इनको बता रहे थे पहले ही कि ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि हम जब ये वीडियो देखा जा रहा होगा हम कहीं भटक रहे होंगे। तो शुरू करते हैं, सवाल आपके पास भी है। एक एक करके सवाल के जवाब लेने शुरू करते हैं आपसे हम। पहला सवाल है सुरेंद्र यादव जी का। इनके दो सवाल हैं हेमंत सर। पहला ये कि अक्टूबर 2019 में इन्होंने हर महीने 1,000 रुपए की एसआईपी शुरू की थी एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में, लेकिन वो केवल 5 साल के लिए किया था, जो कि अक्टूबर 2024 में खत्म हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या मैं एसआईपी समाप्त होने के बाद उसी पोर्टफोलियो में उसी डेट को, जिस डेट को एसआईपी कट होती है, हर महीने 1,000 या 2,000 रुपए लमसम कर सकता हूं, और क्या ऐसा करना ठीक होगा? ये पहला सवाल। इसके बाद दूसरा सवाल का जवाब देते हैं। आई थिंक थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आई थिंक काफी सारे निवेशकों को शायद ऐसा लगता होगा कि एसआईपी में और हमें खुद डायरेक्टली करने में क्या फर्क हो सकता है। देखिए, एसआईपी करने का पर्पस क्या होता है? एसआईपी करने का पर्पस ये है कि आप अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में डिसिप्लिन लेके आते हैं, राइट। नॉर्मली हम क्या होता है, हम जो इनकम हमारी आती है, चाहे वो सैलरी हो चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हो, हम खर्चा करते हैं, फिर जो बचता है फिर हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, वो फिर वो होता नहीं, ठीक है। तो जब आप एसआईपी करते हो तो आप कमिट कर रहे हो कि इतना पैसा हम इस डेट को इस फंड में डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कंपल्सरी इतना पैसा आपको सेव करना ही है, राइट। क्योंकि आप सेवर बन गए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टर बनेंगे, राइट। तो वो एक डिसिप्लिन आपके प्रोसेस में लेके आता है। दूसरा, जब हम स्पेशली इक्विटी जैसी एसेट क्लास की बात करते हैं, तो वहां पे वॉलेटिलिटी एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वेस्टर्स को समझ में आता है। तो वो डरते हैं कि भाई वॉलेटिलिटी से क्या होगा। जब आप कमिट करते हो एसआईपी से, तो आप फिर उसको नहीं देख रहे हो, आपने डिसाइड कर लिया हर महीने इतना पैसा जाना है। तो कभी आप ऊपर के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कभी नीचे के लेवल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा वो ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से इमोशंस को निकाल देते हैं। जो डर के जो इमोशन आते हैं ना, कभी लगता है कि चलिए प्रॉफिट बुक कर ले, या आज डालें कल डालें, या फिर आप अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं बिजी हो गए, राइट। अरे इस हफ्ते डाला नहीं तो अगले हफ्ते डालेंगे, नहीं तो फिर वो निकल जाता है, राइट। अगर आप ये तीनों चीजें कर सकते हो, एसआईपी ना करके आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, रिजल्ट वही होगा, क्योंकि आप कमिट कर रहे हो कि हम हर महीने उतना ही पैसा लगाएंगे, राइट। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ एक्सपीरियंस से कि ये जो इमोशंस वाली चीज जो मैंने कहा, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा चैलेंज होता है, राइट। तो उसको अगर आपको दूर रखना है, और यकीन मानिए कि 50% सक्सेस आपकी तभी आती है जब आप डिसिप्लिन रखते हैं और इमोशंस को दूर रखते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको फायदा होगा। तो मुझे लगता नहीं कि वो हर इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल है। तो एक बात तो मेरी बताओ कि अगर वो 5 साल पूरा हो गया है तो अपने आप मेरी एसआईपी स्टॉप हो जाएगी, ऐसा ही होगा राइट? मैंने जितना ड्यूरेशन दिया हुआ है निवेश के लिए। जी, इसीलिए आपसे ड्यूरेशन पूछा जाता है कि आप हाँ, कितने समय तक तो करना चाहेंगे, उसके वो बंद हो बाद मैं जाएगी। क्या उसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ? मतलब कोई आप ऐसा? डेफिनेटली कर सकते हैं, या जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी में आप चालू कर सकते हैं। अगर आपको फंड अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि इसमें रिटर्न आपको अच्छे मिले हैं, आप उसमें कंटिन्यू करना चाहते हो, आपके एसेट एलोकेशन के हिसाब से वो बिल्कुल ठीक बैठता है, तो उसी फंड में उसी फोलियो में आप अपनी एसआईपी को नई फिर एसआईपी से आगे वापस कंटिन्यू कर से। सकते हो। तो मेरी सलाह ये है कि हम्म। एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए। हाँ, अगर आपके पास मौका है, बीच बीच में थोड़ा एडिशनल अमाउंट है जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकता है, तो वो आप कर दीजिए बेशक। बट एसआईपी से कमिटेड रहेंगे तो मुझे लगता है वो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके। दूसरा सवाल था इनका कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,000 रुपए की एसआईपी है, वो भी अक्टूबर 2019 से चल रही है, 10 साल के लिए। उसका एनएवी अब 500 के ऊपर चला गया है, तो 1,000 के एसआईपी में इनको 2 यूनिट ही मिलती है।
तो इस एसआईपी के अमाउंट को ये बढ़ाकर 3,000 या 4,000 तक करना चाहते हैं। क्या रनिंग एसआईपी में ऐसा कर सकते हैं, और उसी फोलियो में अगर हाँ तो कैसे, क्या प्रोसेस है उसका? स्वाति, मैंने जैसे अभी कहा कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो उसी फोलियो में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो उसको ऑफलाइन कर सकते हैं, उसके लिए फॉर्म रहता है, वो आप भर के दे दीजिए। ऑनलाइन भी पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, वहां से भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, उसी फोलियो में अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करने की। इससे पहले उन्होंने एक सवाल कहा कि 1,000 में 500 की एसआईपी हो गई, तो सॉरी एनएवी हो गई तो 2 ही यूनिट मिलते हैं। ये काफी बार इन्वेस्टर्स को थोड़ी दुविधा रहती है कि यार जितना एसआईपी का भी मेरा जो एनएवी बढ़ गया है तो मेरे को यूनिट्स कम मिल रहे दो हैं। यूनिट से क्या होने वाला है। मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। चाहे एनएवी 500 रुपया हो, चाहे 1,000 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, उससे आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, समझ लेंगे, शायद इजी पड़ेगा। मान लीजिए आपने 2 फंड में इन्वेस्ट किया 10,000 रुपए। एक में एनएवी है 10 रुपए और एक में 100, राइट। एक में आपको 1,000 यूनिट मिलेंगे, एक में आपको 100 यूनिट मिलेंगे। और मान के चलिए कि दोनों फंड में एक ही स्टॉक है, समझने के लिए, ठीक है। ऐसा होता नहीं है बट एक ही स्टॉक है। अगर वो स्टॉक 5% ऊपर गया तो जो 10 रुपए की एनएवी वो होगी 10 रुपए 50 पैसे। 100 रुपए की एनएवी हो जाएगी 105 रुपया। दोनों की वैल्यू कितनी हुई? 10,500। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे मैं क्या पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ कि जो रिटर्न है वो आपकी परसेंटेज टर्म में आती है, आपकी जो एनएवी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियलिटी में जैसा मैंने कहा, एक स्टॉक नहीं होगा, डिफरेंट स्टॉक्स होंगे, डिफरेंट फिलोसफीज होंगी। तो कौन सा फंड बेटर रिटर्न देगा? जहां पे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी काम कर रही हो, जहां पे स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो, राइट, जिनकी मार्केट कॉल्स ठीक हो, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हो, तो वहां पे आप ध्यान दीजिए। तो एनएवी कितनी भी हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक चीज। दूसरा, इन्होंने कहा शायद एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में, राइट। तो अब इनका ध्यान जो है वो एनएवी के ऊपर है कि 2 ही मिलेगी तो रिटर्न कैसे होगा। लेकिन शायद एक चीज ये भूल गए कि इसी कैटेगरी में इससे कई बेहतर फंड, ओके, राइट। जैसे मैं कुछ नाम आपको बताता हूँ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप। मैं कई फंड आपको बता सकता हूँ जो कंसिस्टेंटली इस फंड से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जो अपने पोर्टफोलियो के लास्ट कॉलम में देखते हैं ना, वो हमें अच्छा लगता है तो फिर हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। मेरा ये मानना है, थोड़ा सा जागरूक रहिए, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, देखिए कि उस कैटेगरी में ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये हमेशा रिलेटिव टर्म में देखना है कि आपके जो बाकी फंड्स हैं उसी पीयर ग्रुप में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इससे बेटर फंड्स हैं, आपको कंटिन्यू करना है या आप इनको चाहे तो कंसिडर कर सकते हो, बट एनएवी कितना है उससे आपके रिटर्न पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अगला सवाल हम लेते हैं वरुण सालुंके जी का। उम्र है 38 साल। उन्होंने पहली एसआईपी शुरू की थी जब ये 25 साल के थे, 2,000 रुपए से। अभी फिलहाल 70,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, जो इनकी टोटल इनकम का करीब 35% है। और इन्होंने अपना और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो शेयर किया है। अपने पोर्टफोलियो में ये 30,000 रुपए से और बढ़ाना चाहते हैं निवेश की रकम, लेकिन फंड को लेकर कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 10 स्कीम इनके पोर्टफोलियो में है और वाइफ के पोर्टफोलियो में 5। तो पोर्टफोलियो पर एक नजर डाल लीजिए। आईसीआईसीआई ब्लू चिप, एसबीआई हाइब्रिड, मिरे एसेट ब्लू चिप, एसबीआई स्मॉल कैप, क्वांटैक्स क्वांट मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई बीएससी इंडेक्स, आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स। और वाइफ के पोर्टफोलियो में मिरे एसेट टैक्स फंड, क्वांट मिड कैप, क्वांट मल्टी एसेट, क्वांट स्मॉल कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। सवाल इनका क्या है? पहला सवाल हाँ, कि कंफ्यूज है कि कहाँ निवेश करें। 10 म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है, यही इनका पहला सवाल था। इनफैक्ट क्वांट हेवी पोर्टफोलियो है। डेफिनेटली वो दिख रहा है। अगर आप जैसे आपने फंड्स के नाम बताए तो ये तो दिख रहा है कि इनको क्वांट म्यूचुअल फंड पसंद है। ठीक है, आई थिंक उनके फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो बहुत ज्यादा डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, तो नॉट सो वरीड अबाउट इट। ऑब्वियसली हमेशा जैसा इन्होंने कहा कि इनका कंसर्न है कि पोर्टफोलियो को कंसोलिडेशन कर सकते हैं कि नहीं, वो डेफिनेटली यहाँ पे स्कोप है इनके पास करने के लिए। तो अगर आप चाहें तो पहले मैं पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन की बात कर लूं, फिर जरूर जरूर जरूर, हाँ ठीक है। अब इनके फंड्स को देखते हैं, पहले इनके फंड्स को देखते हैं, फिर इनके वाइफ के फंड्स को देखेंगे, राइट। इन्होंने कहा कि इनके पास आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड है, बहुत ही अच्छा फंड है, काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है।
तो वो उसमें आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं, 6,000 रुपये इन्वेस्ट करने में, राइट। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि SBI हाइब्रिड फंड है जी। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैं इनको कहना चाहूंगा कि 70,000 की शायद SIP कर रहे हैं, 30,000 से बढ़ाना चाहते हैं शायद उन्होंने कहा, राइट। जी। तो करीब 1 लाख की SIP हो जाएगी, हम्म। राइट। 1 लाख में 6,000 रुपये आपका एक हाइब्रिड फंड में है, और डेट में आपका होगा प्रोपोर्शनली 2,000। मतलब पूरे पोर्टफोलियो में 2,000 रुपये डेट का आपने एज एन एसेट एलोकेशन बनाया। तो ना तो वो आपको कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, ना वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है कुछ सर्व हो रहा है। तो मेरे हिसाब से वो फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए, उसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो कि आप वहां से निकले। तो मैं चाहूंगा कि इसका जो 3,000 रुपये है 6,000 में से, वो आप ICICI ब्लू चिप में आप ऐड कर दीजिए। ओके। एक तो पहला स्टेप ये। इनके पास 2 इंडेक्स फंड है, एक निफ्टी है और एक सेंसेक्स है, दोनों में आई थिंक 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। अभी दोनों का मतलब नहीं है, या तो आप डिफरेंट इंडेक्स में हो, पर ब्रॉडली मेरे को लगता नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे निफ्टी थोड़ा पसंद है, अगर चाहे तो आप निफ्टी का फंड रख ले और पूरा 10,000 जो है उसके अंदर कर दीजिए, तो एक फंड आपका वहां पे कम हो जाएगा। हाँ। ठीक है। तो अब देखिए ICICI ब्लू चिप में 9,000, राइट, और 10,000 हो गया इंडेक्स में, मतलब 19,000 प्योर लार्ज कैप में हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इनके पास कोई जगह है पोर्टफोलियो में कि प्योर लार्ज कैप फंड, राइट। मेरे से ब्लू चिप, अब ब्लू चिप में आए उस पर्पज से लिए, तो मुझे लगता है कि अगर आप उससे डिसकंटिन्यू करते हैं, 3,000 आपका जो बचा है हाइब्रिड के अंदर, वो आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए। लार्ज कैप भी रहेगा, मिड कैप भी रहेगा, मुझे लगता है पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए सही रहेगा। तो वहां पे आप मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप कंसीडर कर सकते हैं, राइट। फिर इनके पास है SBI स्मॉल कैप। यहाँ भी मैं कहूंगा इसमें इस कैटेगरी में बहुत सारे फंड अच्छे हैं इससे बेटर। तो निपॉन स्मॉल कैप फंड अगर आप कंसीडर करें इसकी जगह में, तो हम यहाँ देख रहे हैं कुछ रिप्लेस करेंगे, कुछ कम करेंगे, राइट, ताकि पोर्टफोलियो बेटर हो। बाकी डिसीजन ऑब्वियसली उनका है आखिर में, बट मेरे हिसाब से निपॉन इंडिया स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप से एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। ओके। और इनके पास स्मॉल कैप भी है इनके पास। हाँ, मैं वही आ रहा हूँ धीरे धीरे। तो इनके पास 2 फंड है अभी क्वांट के। एक इन्होंने कहा टैक्स प्लान है इनके पास, वो आप बने रह सकते हैं। एक मिड कैप है, उसमें आप बने रह सकते हैं, राइट। अब इनके पास है एक्सेस स्मॉल कैप, एक स्मॉल कैप ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है कि स्मॉल कैप की जगह में एक मल्टी कैप फंड लीजिए। हमने एक तो लार्ज एंड मिड पहले ऐड किया था, यहाँ पे आप एक मल्टी कैप ऐड कीजिए, डिफरेंट सेगमेंट्स का आपको एक्सपोजर मिलेगा। सबसे अच्छी बात क्या है, मिनिमम 25% एक्सपोजर रहेगा तीनों सेगमेंट में। तो एक तरीके से कंट्रोल भी रहता है कि आपको इससे ज्यादा, इससे कम एक्सपोजर उस सेगमेंट में नहीं मिलेगा। तो वहां पे आप कोटक मल्टी कैप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका पोर्टफोलियो। अब इनके वाइफ के पोर्टफोलियो पे आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा ही टैक्स सेवर है इनके पास, वो आप कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। फिर आई थिंक क्वांट का स्मॉल कैप है, राइट, और एक क्वांट का मिड कैप, ये दोनों आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे फंड हो सकते हैं बट प्रोपोर्शनली बहुत ज्यादा नहीं। फिर इनके पास है क्वांट मल्टी एसेट। अब वहां पे 3,000 पे इन्वेस्ट किए, सेम चीज जैसे मैंने पहले कहा। अगर उसमें मल्टी एसेट में क्या होता है, मिनिमम 10% तीनों एसेट में होना चाहिए। मान लीजिए 10% अगर गोल्ड में है, भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। 3,000 का 10%, 300 रुपया, 1 लाख का SIP, मतलब कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, राइट। और 10 साल के लिए मुझे लगता नहीं मल्टी एसेट एक सही है इस प्रोपोर्शन में। ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि मल्टी एसेट एक अच्छी कैटेगरी है, वो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली वैल्यू ऐड कर सकती है, प्रोवाइडेड उसका प्रोपोर्शन सही हो, ताकि ओवरऑल आपकी एसेट एलोकेशन कंट्रोल में रहे और डाइवर्सिफाई रहे। एक छोटा सा हिस्सा आपका अगर पोर्टफोलियो में है तो वो आपको बहुत ज्यादा पर्पस नहीं देता है। साथ ही इनके पास फिर एक एक्सेस स्मॉल कैप, तो ये दोनों का पैसा, मल्टी एसेट और स्मॉल कैप का, एक और मल्टी कैप फंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप, राइट। तो हमने कुछ फंड्स को रिप्लेस किया, मेरे हिसाब से 3 शायद फंड कम हुए, राइट। तो पोर्टफोलियो कंसोलिडेशन हुआ, और जिस तरह का एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में थ्रू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट फिलॉसफीज मिलना चाहिए, मुझे लगता है वो यहाँ से मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं कि इनको ये चेंजेस करने हैं। तो 30,000 जो एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट करना था, वो इसी में आप कोई फंड पर्टिकुलर में इन्वेस्ट करने को बताएंगे, या फिर वो प्रोपोर्शनेटली भी कर सकते हो, मुझे लगता है। यस, बिल्कुल। जैसा अभी हमने कहा, हमने कोशिश की कि कंसोलिडेट कर दिया पोर्टफोलियो को। तो जो 30,000 है वो भी अगर चाहे तो उसी प्रोपोर्शन में जैसे आपने 70 किया हुआ है वैसे ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनका एक सवाल और था कि क्या 40% अपने इनकम का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना इज अ राइट स्ट्रैटेजी? देखिए, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। एक है 40% ऑफ इनकम, और दूसरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो पहले वाले को मैं एड्रेस करता हूँ। जितना ज्यादा आप बचा सके अपनी इनकम से विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन योर करंट लाइफस्टाइल और रिक्वायरमेंट, उतना आपके लिए अच्छा है। इनके लिए खासतौर पे अच्छा है, राइट।
इन्होंने कहा शायद 13 साल से ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, 10 साल और करना चाहते हैं शायद करीब, राइट? तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है अर्ली रिटायरमेंट, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटायर्ड लाइफ में ज्यादा साल, एक्यूमुलेट करने के लिए कम साल, राइट? तो आपको एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्रेसिव इन्वेस्ट करने का मतलब मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं एग्रेसिव पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो इक्विटी में ऑलरेडी है वहां पे, राइट? तो जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी अपनी एक्यूमुलेशन कर पाएंगे, राइट? और एक जिस तरीके से अगर हो सकता है रिटायर होने के बाद अगर इनकी ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमको कोई हॉबी है उसको आप प्रोफेशनल बनाना चाहते हो, तो वहां से इनकम होगी, नहीं होगी अगर इसके ऊपर डिपेंड करना है तो फिर आपको ऑब्वियसली बड़ा कॉर्पस बनाने की जरूरत है। तो 40% में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। मुझे लगता है म्यूचुअल फंड से अच्छी कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नहीं। उसका कारण है, बताता हूँ। कोई भी एसेट क्लास हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको इन्वेस्ट करने हो, आपको उस तरह के फंड मिलेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे 20% डेट में डालना है, 10% गोल्ड में डालना है, बाकी इक्विटी में डालना है। इक्विटी के अंदर इतना लार्ज कैप, इतना मिड कैप, जैसा भी आप कॉम्बिनेशन बनाए वैसे फंड आपको मिल जाएंगे। चाहे फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे लिक्विडिटी हो, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बहुत सारे फायदे हैं। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड में पूरा पैसा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम ये ना भूलें म्यूचुअल फंड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। आपकी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट फंड में, डिफरेंट एसेट क्लासेस में जा रही है, राइट? म्यूचुअल फंड में नहीं जा रही है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे। आप डेफिनेटली अपना पैसा पूरा म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं। एक क्विक क्वेश्चन और है इनका कि ये क्योंकि अब 1 लाख रुपए हर महीने निवेश करेंगे और अपने पोर्टफोलियो ये इन्वेस्टमेंट हर साल 10% से बढ़ाएंगे सर, और अब 10 साल और निवेश करना चाहते हैं, तो इनके पास अगले 10 साल में कॉर्पस कितना हो सकता है? टेंटेटिव आइडिया ये चाहते हैं। रफ कैलकुलेशन बता सकता हूँ। इनके पास इनकी जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो अगर कंसीडर करें, प्लस इनकी जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ने के बाद 10 साल का समय है, तो करीब करीब मुझे लगता है 5.6 5.7 करोड़ कॉर्पस ये बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, उनको देखना है कि इसके ऊपर उनको डिपेंड करना है या कोई और सोर्स ऑफ इनकम उनकी बाद में होने वाली है। वो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से ये कॉर्पस इनके लिए काम करेगा। सचिन नायक जी का सवाल है। इन्होंने 83 यानी 83 लाख रुपीस सेव किए हुए हैं। 50% इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट 1 लाख पर मंथ इन 60% इक्विटी एंड 40% डेट, और इनका टारगेट है 10 साल में 5 करोड़ पहुंचना। क्या ये अचीव कर पाएंगे? देखिए, अभी तक जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया, राइट, और जो इनको करना है आगे, स्पेशली जिस प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, 60-40 की बात कर रहे हैं, इक्विटी में 60%, 40% डेट में, मुझे लगता है मैं 12% का रिटर्न अगर मान के चलता हूँ तो करीब करीब 30-40 लाख का शॉर्टफॉल रहेगा उनके टारगेट के अंदर। 4.6 के करीब आएंगे। क्योंकि 10 साल का समय है, मेरी रिकमेंडेशन इनको ये रहेगी कि 60-40 की जगह आप 70-30 कर सकते हैं, राइट? क्योंकि 70% ओवर ए 10-year पीरियड, आई थिंक इट्स नॉट वेरी रिस्की। आप डेफिनेटली उसको कंसीडर कीजिए। अगर आप 10% अपना एलोकेशन इक्विटी में बढ़ाते हैं, डेट में कम करते हैं, तो जो आपको जो गैप है मुझे लगता है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर आप अपने टारगेट तक आप उम्मीद कर सकते हैं कि डेफिनेटली वहां तक पहुंच जाएंगे। पार्थ सारथी बाला सुब्रमण्यम का सवाल है कि जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो XIRR देखें या फिर एब्सोल्यूट रिटर्न? आई थिंक इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, दोनों के दोनों XIRR की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं, फुल फॉर्म, और CAGR या एनुअल एब्सोल्यूट रिटर्न जो है, एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो आपको पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देता है, राइट? तो मान लीजिए आपने देखा 1 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया 10,000, राइट, वो 1 साल के बढ़ के 20,000 हो गया, तो आप कह सकते हैं कि मेरी एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो 100%। करेक्ट। तो वहां पे तो वो सिंपल। अगर मान लीजिए आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो या आपने बीच में कोई पैसा निकाला, अब वो हर इंस्टॉलमेंट का एब्सोल्यूट रिटर्न निकालना बहुत ही मुश्किल है, राइट? ना ही आपको वो सही तरीके से वो मिलेगा। फिर आपने अगर मान लीजिए कोई विड्रॉल किया या कहीं आपने मान लीजिए किसी इन्वेस्टमेंट में डिविडेंड आया, वो री इन्वेस्टमेंट हुआ, तो ये XIRR का फायदा क्या है कि वो हर कैश फ्लो को ध्यान में रखते हैं और हर कैश फ्लो के ऊपर किस तरह का रिटर्न मिला वो आपको यहाँ पे बताते हैं। तो मुझे लगता है कि यूजुअली लाइक जैसे मैंने कहा, शॉर्ट पीरियड है, एक ही इन्वेस्टमेंट है, तो आप CAGR देख सकते हो, बट अदरवाइज XIR डेफिनेटली इज अ बेटर थिंग टू लुक एट, बिकॉज वो आपको क्लैरिटी देगा कि वाकई में डिफरेंट कैश फ्लोज को कंसीडर करते हुए
आपने किस तरीके का रिटर्न कमाया। तो सही पिक्चर आपको XIR से मिलेगी। ऑलराइट। आशीष जी का सवाल है, म्यूचुअल फंड में कितने % लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहिए? इनका एक कोटक मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट है जो 33% अप है। चाहेंगे तो हम सभी ये कि पीक पे निकल जाए, लोवेस्ट लेवल पे बॉटम इन्वेस्ट पे। करते हैं, वो होता नहीं है। देखिए डिपेंड करता है वो एज एन इन्वेस्टर ऑनेस्टली आपकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, राइट। अभी इन्होंने कहा कि 33% का इनको गेन हो रहा है कोटक मल्टी मल्टी कैप से। तो वो डिपेंड करता है। अब इक्विटी यूजुअली आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, राइट। अगर आपके पास मान लीजिए और 10 साल का समय है, फिर आपको लगता है कि 30% 33% रिटर्न हो गया तो हम निकल जाए, तो करेंगे क्या, वापस तो आना है। फिर हम उम्मीद करते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब हम डालेंगे। अब मार्केट कब गिरेगा, 10% ऊपर जाके 3% गिरा तो कोई फायदा नहीं है उसका, और शॉर्ट टर्म में मार्केट प्रोडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो या तो अपना आपका एक टारगेट है, अगर वो टारगेट पूरा हो गया तो आप निकल जाइए। अगर ऐसा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी ऑब्जेक्टिव के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, तो फिर ये बार बार जो टेम्पटेशन होती है ना वो मत कीजिए। हाँ मार्केट करेक्ट हो सकता है, आपको थोड़ा अफसोस भी हो सकता है कि देखिए मैंने वो उस टाइम बुक नहीं किया, नीचे आ गया, बट ट्रेजेक्टरी क्या है मार्केट की, मार्केट ऊपर जाता है लॉन्ग टर्म में, राइट। तो अगर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो, ऊपर नीचे गया भी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। ओवर द लॉन्गर पीरियड इक्विटी में आप इसलिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि वहां पे आपको हेल्दी रिटर्न मिलती है, करेक्ट, राइट। तो मुझे नहीं लगता कोई कारण है कि आप किसी पर्टिकुलर लेवल पे निकलें। हाँ ऑफ कोर्स, जैसा मैंने पहले कहा, या तो आपका इंटरनल टारगेट वो था, या आपको लगता है कि अगले 1-2 साल में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, तो फिर हो सकता है स्टैगर मैनर में आप निकल जाए। बट अगर लंबा समय है तो फिर कोई कारण नहीं। अगला सवाल है विनीत कुलकर्णी जी का। इनको बेसिकली उलझन हो रही है, किसी भी एक फंड में अगर आपको ईटीएफ का ऑप्शन भी अवेलेबल है किसी कैटेगरी में, तो वो ईटीएफ में निवेश किया जाए या फिर उसका जो फंड है रेगुलर फंड उनमें ना जाया जाए, जैसे आईसीआईसीआई प्रू एफएमसीजी में जाए या फिर आईसीआईसीआई प्रू एफएमसीजी ईटीएफ में जाए, टाटा एथिकल फंड या फिर निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 शरिया 20। तो इनका बेसिकली एक ही कैटेगरी में नॉर्मल फंड या फिर ईटीएफ, दोनों में से चुनना क्या बेहतर होगा? देखिए दो चीजें इन्होंने, अगर ईटीएफ और बीस की अगर आप बात करें तो उनमें से कोई ज्यादा फर्क है नहीं। जैसे ऐसे अगर प्रू आप इंफ्रा की बात करें, ईटीएफ और बीस कोई फर्क नहीं है, रिटर्न में आप कोई भी ले सकते हैं। अब यूजुअली क्या होता है कि इंडेक्स को अगर हम एक्टिवली मैनेज फंड से कंपेयर करें, मैं डाइवर्सिफाइड फंड की बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आएंगे। जब मार्केट की ब्रेथ जो है नैरो, मतलब कुछ स्टॉक काम कर रहे हैं, राइट, वो अलग स्टेज होगा। एक मार्केट में ओवरऑल, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्मॉल कैप में पकड़ लीजिए, राइट, या मिड कैप में बहुत अच्छी रैली हुई इस साल में, राइट, काफी सारे फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन उसमें भी अगर आप इंडेक्स को देखें, जैसे निफ्टी 50 स्मॉल कैप को अगर देखते हैं, राइट, उसके रिटर्न जो है शायद एक्टिवली मैनेज फंड से बेटर है, क्योंकि वो नैरो है और वो जो स्टॉक्स अच्छे किए हैं। आगे जाके जब ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं होती है, राइट, तब स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी वो बेटर काम करती है। सेक्टर फंड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जैसे एफएमसीजी में इन्होंने कहा आईसीआईसीआई के अंदर, राइट। तो अगर आप देखें या इवन शरिया फंड या फिर टाटा एथिकल, राइट, टाटा एथिकल में पोर्टफोलियो जो है काफी डाइवर्सिफाइड, राइट। अगर आप 20 को देखें, जो जो निपॉन की जो दूसरा ऑप्शन है इंडेक्स फंड, इंडेक्स वाली, वहां पे कंसंट्रेटेड है, जो दो टॉप होल्डिंग है, राइट। तो जैसे आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर है, वहां पे करीब करीब 35% वहां पे है, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो वो आप ध्यान रख सकते हो। एफएमसीजी में मुझे लगता है ईटीएफ एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दोनों के दोनों में कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, बट मुझे लगता है वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि जो कंपोजिशन है वो एफएमसीजी फंड से थोड़ी बेटर है। तो अगेन बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा पोर्टफोलियो कंपोजिशन क्या है, आगे जाके ट्रेजेक्टरी क्या है उस सेक्टर की, स्पेशली जहां पे नैरो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, ब्रॉड बेस्ड में थोड़ा सा इजी होता है, बट सेक्टर फंड में क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स थोड़ा नैरो होता है, वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो 2-4 चीजों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना। हेमंत सर, ईटीएफ में मान लीजिए कि आपने एसआईपी का तो फीचर एज सच नहीं होता, लेकिन सबने कुछ ना कुछ तरीके से वहां पे एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए जरिया बना दिया है। किसी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि ईटीएफ में तब निवेश करें, आप लमसम चाहे, कभी आपको लगता है कि बाजार में एक डिप है और आप नजर रखे हुए थे एंड यू हैव समथिंग टू इन्वेस्ट, तो आप वहां कर दीजिए। लेकिन जब रेगुलरली इन्वेस्ट करेंगे अगर आप ईटीएफ में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हो जाएंगी, और फिर जब आप उसे निकलना चाहेंगे तो शायद लिक्विडिटी का इशू हो सकता है।
डू यू एग्री विद दिस? स्पेशली जैसा मैंने कहा, जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो सेक्टर फंड जो है, अगर आप देखें उनके एयूएम जो है बहुत बहुत छोटे हैं। जैसे निफ्टी 50 वगैरह की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, तो शायद वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जहां पे इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो है, बहुत छोटे फंड्स हैं, राइट, वहां पे लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है, ये मैं मानता हूँ। तो वो थोड़ा सा वो भी ध्यान में रखना है। लगता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि सिर्फ कॉस्ट देख के हमको लगता है कि चलिए वहां पे चले जाए, बट जैसा मैंने कहा डिफरेंट फेजेस हैं। जब कभी एक्टिवली मैनेज फंड अच्छा करेगा या कभी ईटीएफ अच्छा करेगा, बट अगर नैरो है और छोटे साइज है तो डेफिनेटली जो लिक्विडिटी का इशू आ सकता है। संजय कुमार भट्ट का सवाल, उनकी उम्र है 35 साल, 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करना है बच्चों की पढ़ाई। एक बच्ची है 10 साल की और बेटा है 8 साल का। कौन से फंड में करूं, नाम बताएं। अवधि 10 से 15 साल, ज्यादा रिटर्न मिले, ये उनका गोल है। 3,000 की हालांकि इन्वेस्टमेंट चालू है। 1,000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, 1,000 म्यूरा एसेट फोकस में और 1,000 कैनरा रुपए को स्मॉल कैप में। सुकन्या नहीं लिया है। और बेटी की उम्र क्योंकि अब 10 साल हो चुकी है तो आई गेस अब सुकन्या वो ओपन भी नहीं कर पाएंगे अकाउंट। क्या सलाह देंगे आप? आई थिंक वैसे भी मुझे लगता है कि अगर लंबा टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करें इक्विटी फंड में, तो सुकन्या से आपको बेटर रिटर्न मिलते हैं। ये आप डेफिनेटली आप सोच के चल सकते हैं। 3 फंड है इनके पास। स्वाति, उन्होंने कहा प्राग पर एक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे 1,000 की एसआईपी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा फंड है, उसमें बने रहे। मेरा ही फोकस है। मुझे लगता है कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जाएंगे तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पे आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर मिलेगा। तो उसकी जगह में आप वो फंड रख लीजिए। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप है। देखिए 3,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक स्मॉल कैप रखना मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो जैसे मैंने पहले कहा था, मुझे लगता है जो मल्टी कैप फंड्स हैं वो एक बेटर ऑप्शन है। तो वहां पे हमने 2 फंड्स की बात की थी, कोटक मल्टी कैप और निप्पॉन मल्टी कैप। उनमें से कोई भी एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। अब ये 2 अगर चेंजेस करते हैं आप, राइट, तो फिर जो एडिशनल 3,000 है वो भी इन तीनों फंड में 1,000 से आप ऐड कर सकते हो, और कोई नया फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 6,000 की एसआईपी है और 3 फंड होंगे। और जिस तरीके का आपको एक्सपोजर डिफरेंट सेगमेंट में मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि पारंपरिक का सबसे बड़ा फायदा ये है, थोड़ा सा एक्सपोजर आपको इंटरनेशनल यूएस मार्केट में भी मिल जाता है। ओके। हर बार एक सवाल आ रहा है एक्सिस फंड हाउस के ऊपर। ब्लू चिप में निवेश किया है विवेक जी ने, 2 साल से XIRR 6.6% है। जानना चाहते हैं कि क्या करें इस फंड के साथ। ये फंड के लिए तो स्वाति मैंने भी बहुत टाइम इंतजार किया। मुझे भी लग रहा था ये, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ग्रोथ फिलोसफी ये फॉलो किया करते थे। बट मुझे लग रहा है कि कुछ सारे इवेंट्स जो हुए हैं, राइट, अगर आप देखें काफी रिडम्पशंस हुए हैं वहां पे, इनफ्लोज पे फर्क पड़ा है, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी रीडिफाइन हो रही है कि ग्रोथ होगी या ग्रोथ और वैल्यू दोनों मिला के होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा जो इस टाइम पे ना इमीडिएटली शायद आपको वो जो सुधार देखने को नहीं मिले शायद। तो मेरा ये मानना है कि देखिए हमारी कमिटमेंट जो है वो हमेशा इक्विटी से होती है, फंड से नहीं होती, राइट। इस फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए पहले, ये मैं मानता हूँ, बट उसने अच्छे फंड दिए तो मैं हमेशा उसमें बना रहा हूँ, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे देखना है कि मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है अभी अभी के लिए वहां से निकलना बेटर है। ओके। वहां पे चीजें सेटल हो जाए। हम भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम भी कहीं नहीं जा रहे। हमारे पास भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है, बढ़ता रहता है, कभी कभी चेंजेस करने का मौका मिलता है। अगर लगता है 1-2 साल के बाद अगर ये फंड ट्रैक पे आता है, अच्छा करने लगे, और जो बाकी फंड्स है हमारे पास उनसे बेटर कर रहा है, तो हम डेफिनेटली इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार एक्सिस से निकले तो दोबारा नहीं जा सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो। बट आई थिंक इनफ ऑफ वेटिंग मेरे हिसाब से वहां से निकले। अगर आपको प्योर लार्ज कैप में जाना है तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप डेफिनेटली मच बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। या फिर डिपेंडिंग ऑन बाकी कैसे फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, किस तरह का कॉम्पोजिशन है। तो कुछ फंड्स की हमने बात की, लार्ज एंड मिड की भी बात की है हमने, मल्टी कैप की बात की, उनमें से कोई एक फंड ले लीजिए आप। बट मुझे लगता है एक बार यहाँ से निकलना इस समय पे ये बात सही करते हैं ना कि हर साइकिल से मार्केट का साइकिल होता है, वैसे फंड हाउसेस का भी होता है और स्कीम्स का भी एक साइकिल चलता है। एक बार अच्छा होता है और फिर वो शायद डाउन आते हैं। तो अगर लंबे वक्त के लिए करना है तो हम ये मान के चले कि ये उनका एक डाउन साइकिल चल रहा है और हमें यहाँ वेट कर लेना चाहिए क्योंकि अप साइकिल आएगा। फिर हम क्यों उस वक्त अपॉर्चुनिटी लॉस की बात करने लगते हैं? देखिए डाउन साइड का रीजन समझने की जरूरत है, राइट।
अगर अगर फिलॉसफी काम नहीं कर रही है कुछ समय, ओके, जो सेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो काम नहीं कर रहा, तो फंड बुरा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में पैसा मूव करता है एक सेट ऑफ सेक्टर से। अभी देखिए, हर बार जब रैली होती है लीडर्स अलग होते हैं। अभी क्या रैली देख रहे हैं हम? पीएसयू देख रहे हैं, करेक्ट। बैंक्स ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। हम पावर स्टॉक्स को अच्छा करते देख रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करते देख रहे हैं, राइट। वो ये लीडर्स पहले नहीं थे, अभी ये लीडर्स बने, राइट। तो जो जिस फंड में ये है वो अच्छा करेंगे, जिन फंड में नहीं है वो अच्छा नहीं करेंगे, बट हर एक का बारी आती है, राइट। यहाँ पे जब वैल्यूएशन का इशू आएगा तो फिर से आप दूसरे सेक्टर को देखने लगेंगे, या किस तरीके से इकोनॉमी पैन आउट होती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस कारण से हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 3 महीने 6 महीने आपके फंड ने अच्छा नहीं किया, वहां से बाहर निकल जाइए, वो नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट है, राइट। आपको पता है वहां पे जो इश्यूज थे कुछ, राइट, थोड़ा रेगुलेटरी इश्यूज आए थे, उसके बाद फंड के ऊपर प्रेशर था। आप देखिए फंड साइजेस कितने श्रिंक हो गए हैं पहले से, पैसा निकला है। कोई भी अच्छा फंड मैनेजर, उसकी फिलॉसफी अगर काम कर रही है, उसको फ्रेश पैसा अगर उतने प्रोपोर्शन में नहीं मिलता है, तो स्टॉक अच्छा होते हुए भी आप नीचे लेवल पे नहीं खरीद पाते उस तरीके से कि आप उसके एवरेजिंग कर ले, वो भी नहीं होता है। तो मेरा ये मानना है कि जब चीजें, और जैसा मैंने कहा कि अगर फिलॉसफी में थोड़ा बदलाव आ रहा है तो उनको थोड़ा सेटल होने दीजिए ना, राइट। अगर ये होता प्योर कि हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, सब कुछ ठीक था, वो रेगुलेटरी इशू नहीं थे, तो फिर मैं कहता आप बने रहो, क्योंकि जितना पैसा आप इसमें लोअर लेवल पे डालोगे बाद में आपको फायदा होगा, क्योंकि सारी की सारी कंपनी जो है वो बहुत अच्छी हैं। अब थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, बराबर है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर बार अगर आपका फंड अच्छा नहीं कर रहा तो आपको बाहर निकलना है, रीजन समझने की जरूरत है। पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एचडीएफसी ने हमेशा पीएससी के ऊपर फोकस किया, वैल्यू पे फोकस किया, अंडर परफॉर्मेंस रही कुछ साल, राइट, बहुत प्रेशर में थे। पिछले 2 साल से वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम किया, अब सारे फंड अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक कभी कभी अपने पोर्टफोलियो में ऐसा फंड भी रखना चाहिए जो आउटलायर है, मतलब जो डिफरेंट सोच रहा हो। बट यहाँ प्रॉब्लम सोच की नहीं है, यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिनको सेटल होना है, वो होने दीजिए, उसके बाद डिसाइड करते हैं। हमारे पास अब वक्त हो गया है, लेकिन 2 सवाल बचे हैं, उनमें से एक ले लेते। विकास गुप्ता जी का रीट के बारे में जानना चाहते हैं, और कैसे इन्वेस्ट करना है इसमें, और क्या ये सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का या नहीं। देखिए, पहले सेफ्टी एंगल को मैं एड्रेस करता हूँ। रीट एज ए स्ट्रक्चर इज लाइक म्यूचुअल फंड, जैसे ट्रस्ट है वहां पे एसेट मैनेजमेंट है, राइट, वो स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चरली ये सेफ है क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस हैं और बहुत ही क्लियरली डिफाइंड रेगुलेशंस हैं, राइट। कितना पैसा वो जो जो प्रॉपर्टीज है तैयार है उनमें डाल सकते हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं, 90% ऑफ इनकम उनकी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो रूल्स जो है, रेगुलेशन जो है, बहुत क्लियरली डिफाइंड है। तो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, बट इन्वेस्टमेंट है नॉनदलेस। ये जो रीट्स होते हैं ये इंडिया में एटलीस्ट कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो इनकम जनरेटिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं। अब वो तो इन्वेस्टमेंट है, राइट, इट कैन गो रॉन्ग। तो एज एन इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली रिस्क है। सूटेबल उनके लिए है जिनको रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करना है। आपको पता है बिग टिकट होती है, उतना पैसा आपके पास नहीं है कि आप हर बार एक प्रॉपर्टी खरीदे, लिक्विडिटी का इशू रहता है। तो वहां पे रीट एक अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपको अपनी अपनी रिटर्न जो है वो इनकम के रूप में चाहिए। तो ये आई थिंक सेफ है स्ट्रक्चरली, बट जो बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रिस्क है वो रिस्क तो है। अभी हमारे पास बड़े जो 3 रीट्स हैं जो लिस्टेड है, ये लिस्टेड होते हैं, राइट। अगले साल में कुछ उम्मीद है 24 से 25 में शायद 2-3 रीट्स और ऐड होंगे, तो ये एक्सपैंड होगा, क्योंकि अभी मुझे लगता है लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब आईपीओ आए तो आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको डीमैट होना जरूरी है क्योंकि ये लिस्टेड होते हैं। अगर आपको अभी खरीदने हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट से जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं थ्रू डीमैट, वो आप खरीद सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हालांकि ये रिकॉर्डेड सेशन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि 1 गो में पूरा हो जाए ताकि बीच में इससे एडिट करने की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और ये बताएं कि नए साल पे कोई प्लान कहीं घूमने शूमने का? नए साल मतलब हाँ, सेकेंड वीक ऑफ न्यू ईयर डेफिनेटली यस। जाते हैं, चलिए बढ़िया, ठीक है। फिर आपसे बहुत जल्दी बात होगी और मुलाकात भी होगी, और नए साल की ढेरों शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, आपको भी और आपके सभी व्यूअर्स को भी, और यू हैव अ ग्रेट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही आज यहाँ बी वेल्दी हेल्पलाइन सेशन यहीं पे खत्म होता है। सवालों के जवाब बहुत ही आसान थे, कॉम्प्लिकेटेड सवाल थे लेकिन जवाब बहुत आसान थे।
सो गौर से सुनिए अगर नहीं सुना है तो। और इसका टाइम स्टैम्प भी लगा हुआ मिल जाएगा आपको, तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी है जहां पर आप सवाल कर सकते हैं हमसे। और साथ ही और क्या, और बस इतना ही ध्यान रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। सवाल भेजते रहिए कमेंट सेक्शन में, जीमेल पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, जहां आपका मन करता है। और वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।